दुबई एयर शो, जब ये नाम सुनते हैं तो आंखों के सामने एक भव्य तस्वीर आती है। हाँ, दुनिया के सबसे शानदार, सबसे आधुनिक हवाई जहाज। और भविष्य की टेक्नोलॉजी। ये सिर्फ एक नुमाइश नहीं होती, ये इंजीनियरिंग और इंसानी काबिलियत का एक उत्सव होता है। बिल्कुल। लेकिन इसी चकाचौंध के बीच 21 नवंबर 2025 को एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको सन्न कर दिया। भारत का गौरव हिंद HL तेजस एक प्रदर्शन के दौरान क्रैश हो गया। आज हमारे सामने उसी हादसे की ऑफिशियल जांच रिपोर्ट है और हम सिर्फ ये नहीं दोहराएंगे कि क्या हुआ, बल्कि इस रिपोर्ट के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। सही कहा। जब आपके पास एक बेहतरीन विमान हो और उसे उड़ाने वाला एक माहिर पायलट, तब भी ऐसी अनहोनी कैसे हो सकती है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हाँ, और ये जरूरी है कि हम अटकलों पर नहीं, सिर्फ तथ्यों पर ध्यान दें। ये रिपोर्ट हमें उस दिन के हर एक पल का हिसाब देती है। तो ठीक है, रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं इसकी एग्जीक्यूटिव समरी से। तारीख 21 नवंबर 2025, दोपहर के लगभग 2:10। जगह थी दुबई का अल मखदूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और विमान एक तयशुदा हवाई करतब, मतलब एक एरोबैटिक मैनूवर दिखा रहा था। और यहीं पर रिपोर्ट का वो हिस्सा आता है जो सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर देता है, घटना की टाइमलाइन। हाँ, क्योंकि यहाँ बात मिनटों की नहीं, सेकंड्स की थी। बताइए जरा। दोपहर 2:08 पर विमान ने उड़ान भरी। सब कुछ एकदम नॉर्मल था। ठीक है। फिर दोपहर 2:10 और 12 सेकंड पर विंग कमांडर सियाल ने कम ऊंचाई पर एक नेगेटिव जी टर्न लेना शुरू किया। नेगेटिव जी टर्न, ये वो करतब है जिसमें विमान लगभग उल्टा होकर घूमता है। बिल्कुल। और यहीं से मतलब सब कुछ बदल गया। कितनी तेजी से? करतब शुरू होने के ठीक 2 सेकंड बाद 2.10-14 पर विमान की ऊंचाई अचानक बहुत तेजी से गिरने लगी। सिर्फ 2 सेकंड में? हाँ, और उसके अगले 2 सेकंड में 2.10-16 पर विमान जमीन से टकरा गया और फिर एक जोरदार धमाका। 4 सेकंड? बस 4 सेकंड। मतलब करतब शुरू होने और सब कुछ खत्म होने के बीच पायलट के पास सोचने के लिए भी वक्त नहीं था। यही तो इस हादसे की सबसे भयानक सच्चाई है। ऐसे प्रदर्शनों में, खासकर जब आप जमीन के इतने करीब हों, गलती सुधारने की कोई गुंजाइश नहीं होती। जो हुआ वो एक पल में हो गया। बस एक पल में। और ये हमें सीधे उस विमान और पायलट पर ले आता है। पहले HL तेजस की बात करते हैं। रिपोर्ट में इसकी जो खासियतें हैं वो इसे एक असाधारण विमान बनाती हैं। हाँ, एडवांस्ड एरोडायनामिक्स फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम। हाँ, ये सुनने में बड़े भारी शब्द लगते हैं। फ्लाई बाय वायर का आम भाषा में क्या मतलब है? देखिए, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पुराने विमानों में ना पायलट तारों के जरिए, मतलब फिजिकली प्लेन के पंखों को कंट्रोल करता था। जैसे कोई कठपुतली को धागों से नचाता है, वैसा कुछ। बिल्कुल। क्या बढ़िया एनालॉजी है। और फ्लाई बाय वायर में वो तारे हट गए हैं। अब पायलट की कमांड एक कंप्यूटर को जाती है। ओके। और फिर कंप्यूटर, जो कि बहुत स्मार्ट है, वो विमान को उड़ाता है। इससे विमान कहीं ज्यादा फुर्तीला, कहीं ज्यादा स्टेबल हो जाता है। और रिपोर्ट में कंपोजिट मटेरियल के इस्तेमाल का भी जिक्र है। हाँ, मतलब कार्बन फाइबर जैसी हल्की लेकिन मजबूत चीजों का इस्तेमाल। इससे वजन कम होता है और हल्का विमान ज्यादा तेजी से मुड़ सकता है। बिल्कुल, एक माहिर मुक्केबाज की तरह, जो भारी भरकम पहलवान से कहीं ज्यादा फुर्तीला होता है। इन्हीं वजहों से तेजस एक स्टार परफॉर्मर था। तो हमारे पास एक बेहतरीन टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड विमान था और उसे उड़ा रहे थे विंग कमांडर नमांश स्याल। रिपोर्ट उनके बारे में क्या कहती है? रिपोर्ट बताती है कि विंग कमांडर स्याल कोई आम पायलट नहीं थे। वो भारतीय वायुसेना के सबसे काबिल पायलटों में से थे। मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट। हाँ, उन्हें टेस्ट फ्लाइंग और एरोबैटिक डिस्प्ले में महारत हासिल थी। 2500 घंटे से ज्यादा की उड़ान का अनुभव। वो उस विमान को अंदर बाहर से जानते थे। यहाँ एक अजीब सा विरोधाभास है। हमारे पास बेहतरीन मशीन थी और उसे चलाने वाला बेहतरीन इंसान भी। और यही इस पूरी जांच का सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर उन 4 सेकंड में ऐसा क्या गलत हुआ। बिल्कुल। रिपोर्ट हमें उस निर्णायक करतब की तरफ ले जाती है। चश्मदीदों और वीडियो फुटेज से साफ है कि सब कुछ उस इन्वर्टेड या नेगेटिव जी टर्न के दौरान ही हुआ। इस नेगेटिव जी को महसूस करना कैसा होता होगा? मतलब क्या आप इसे थोड़ा और आसान बना सकती हैं? जरूर। आप एक रोलर कोस्टर की कल्पना कीजिए। जब वो अचानक तेजी से नीचे आता है और आपका पेट उछलकर गले में आ जाता है, आप अपनी सीट से ऊपर उठने लगते हैं। हाँ, वो एहसास तो पता है। अब सोचिए, एक लड़ाकू पायलट यही एहसास जमीन से कुछ 100 फीट ऊपर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर पैदा कर रहा है। बाप रे!
उस वक्त आप अपने सीट बेल्ट के सहारे उल्टे लटके होते हैं। बस यहीं से आपको इस करतब के जोखिम का अंदाजा लग जाएगा। और जब हम ऐसा हादसा सुनते हैं तो दिमाग में पहली चीज आती है शायद इंजन फेल हो गया होगा या पंख में आग लग गई होगी। लेकिन चश्मे-दीदों ने ऐसा कुछ नहीं देखा। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। रिपोर्ट साफ कहती है कि टक्कर से पहले विमान में आग, धुएं या किसी टूट-फूट का कोई बाहरी संकेत नहीं था। वीडियो में विमान बिल्कुल सही सलामत दिख रहा था। हाँ, बस वो नीचे आ रहा था। हाँ, बस वो बहुत तेजी से नीचे आ रहा था। इससे जांच की सुई एक बड़ी मैकेनिकल खराबी से हटकर उस करतब को करने के तरीके यानी उसके एग्जीक्यूशन पर चली जाती है। और पायलट के इजेक्ट करने के बारे में, आमतौर पर पायलट आखिरी पलों में इजेक्ट कर जाते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ शायद उन्हें मौका ही नहीं मिला। रिपोर्ट का अंदाजा है कि या तो उन्होंने कोशिश नहीं की या वो सफल नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि उस समय विमान की ऊंचाई सुरक्षित इजेक्शन के लिए जरूरी न्यूनतम ऊंचाई से भी बहुत कम थी। इजेक्शन सीट को काम करने और पैराशूट को खोलने के लिए एक खास ऊंचाई और समय चाहिए होता है। और शायद वो ऊंचाई और समय दोनों ही उनके पास नहीं थे। ऐसा ही लगता है। तो अगर विमान हवा में टूटा नहीं, इंजन फेल नहीं हुआ, तो फिर जांच करने वाले किन चीजों पर ध्यान दे रहे हैं? रिपोर्ट किन संभावनाओं को टटोल रही है? बिल्कुल, रिपोर्ट किसी पर उंगली नहीं उठा रही, लेकिन उसने जांच के लिए 4 मुख्य रास्ते दिखाए हैं। क्या है वो? पहला है इंसानी पहलू, ह्यूमन फैक्टर। क्या करतब को अनुमान से कम ऊंचाई पर शुरू किया गया? रिपोर्ट में एक लाइन है, रिकवरी के लिए ऊंचाई का मार्जिन बहुत कम था। जिसका सीधा मतलब है कि अगर जरा सी भी चूक होती तो उसे सुधारने के लिए पायलट के पास नीचे कोई जगह ही नहीं थी। एग्जैक्टली। दूसरा पहलू? दूसरा है मैकेनिकल या सिस्टम फैक्टर। हो सकता है बाहर से कोई खराबी ना दिखे, लेकिन अंदर कोई गड़बड़ हुई हो, जैसे फ्लाई बाय वायर सिस्टम में एक पल के लिए कोई गड़बड़ी, या इंजन की ताकत में अचानक गिरावट। हाँ, जो बाहर से नजर ना आए। इन सवालों का पक्का जवाब सिर्फ विमान के ब्लैक बॉक्स यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से ही मिलेगा। और तीसरा कारण? मौसम। दुबई मतलब गर्मी और धूप, लेकिन क्या इसका भी असर हो सकता है? बहुत ज्यादा। तीसरा है पर्यावरणीय कारक। दुबई की गर्म और नमी वाली हवा सामान्य हवा से पतली होती है, जिससे इंजन की परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है। अच्छा। और एक और चीज होती है विंड शेयर, यानी हवा की दिशा या गति में अचानक बदलाव। जमीन के पास ये किसी भी विमान के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। और चौथा और आखिरी पहलू? चौथा है एयर शो के संचालन से जुड़े कारक। क्या उस करतब के लिए जो न्यूनतम ऊंचाई तय की गई थी वो वाकई सुरक्षित थी? क्या प्रदर्शन से पहले की ब्रीफिंग में सभी नियमों का पालन हुआ? मतलब ये जांच सिर्फ पायलट या प्लेन तक सीमित नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम की पड़ताल है। बिल्कुल, उस पूरे सिस्टम की जिसके तहत ये प्रदर्शन हो रहा था। ये हादसा सिर्फ एक दुखद दुर्घटना नहीं था, इसका असर दुबई से लेकर दिल्ली तक महसूस किया गया। रिपोर्ट का एक पूरा हिस्सा इसके रणनीतिक प्रभावों पर है। हाँ, और इन प्रभावों को समझना इस हादसे को बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने के लिए बहुत जरूरी है। क्या है वो प्रभाव? देखिए, पहला और सबसे सीधा असर है अंतर्राष्ट्रीय छवि और निर्यात पर। भारत तेजस को दुनिया के कई देशों को बेचना चाहता है। ये मेक इन इंडिया के एक बड़ा चेहरा है। बिल्कुल। ऐसे में दुनिया के सबसे बड़े एयर शो में हुआ ये हादसा इसकी साख पर सवाल खड़े कर सकता है। भले ही दुर्घटना का कारण कुछ भी निकले, लोग पहले विमान पर शक करने लगते हैं। और देश के अंदर भी इसका असर हुआ होगा? यकीनन। दूसरा प्रभाव है कार्यक्रम की समीक्षा। इस घटना के बाद HAL और भारतीय वायुसेना को हवाई प्रदर्शनों के लिए अपने सुरक्षा नियमों की नए सिरे से समीक्षा करनी पड़ेगी। मतलब हर करतब के लिए कितनी ऊंचाई सुरक्षित है, किन हालात में प्रदर्शन को रोक देना चाहिए, इन सब पर अब और सख्त नियम बनेंगे। हाँ, एक तरह की जरूरी लेकिन दर्दनाक आत्म पड़ताल होगी। और क्या इसका असर सिर्फ भारत तक ही सीमित रहेगा? नहीं, और यही तीसरा प्रभाव है, पूरी दुनिया के एयर शो की नीतियों में बदलाव। जब भी कोई बड़ा हादसा होता है तो पूरी इंडस्ट्री उससे सबक लेती है। हो सकता है कम ऊंचाई वाले करतूबों को लेकर नियम और कड़े कर दिए जाएं। और चौथा और आखिरी प्रभाव रक्षा कूटनीति पर है। ये एयर शो सिर्फ विमान बेचने के लिए नहीं होते, ये किसी देश की सैन्य ताकत और तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन भी होते हैं। तो इस हादसे के बाद शायद भारत को भविष्य में ऐसे प्रदर्शनों की रणनीति पर दोबारा सोचना पड़े। हो सकता है। तो ये सिर्फ एक विमान और एक पायलट के खोने की कहानी नहीं है। ये घटना दुनिया भर में सैन्य हवाई प्रदर्शनों के लिए रिस्क मैनेजमेंट की एक केस स्टडी बन गई है। बिल्कुल। हर बड़ी दुर्घटना
भविष्य के लिए एक सबक छोड़कर जाती है। इस रिपोर्ट से साफ है कि इस हादसे से भी विमानन उद्योग बहुत कुछ सीखेगा ताकि ऐसी त्रासदी दोबारा ना हो। तो इस पूरी बातचीत का सार यही है कि हमारे पास एक बेहतरीन पायलट और एक शानदार विमान था, जो एक हाई प्रोफाइल मंच पर अपनी काबिलियत की सीमाओं का प्रदर्शन करते हुए एक हादसे का शिकार हो गए। शुरुआती जांच कम ऊंचाई पर किए गए एक बेहद जोखिम भरे करतब की ओर इशारा करती है, लेकिन जब तक हर पहलू की जांच पूरी नहीं हो जाती, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। और यही इस रिपोर्ट का भी अंतिम निष्कर्ष है। जब तक भारतीय वायुसेना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती, किसी एक निश्चित कारण पर पहुंचना मुमकिन नहीं है। ये रिपोर्ट हमें अब तक मिली जानकारी का एक ईमानदार ब्यौरा देती है, और इसका मकसद किसी को दोषी ठहराना नहीं, बल्कि भविष्य को सुरक्षित करना है। ये रिपोर्ट हमें तकनीक, रणनीति और प्रक्रियाओं के बारे में बहुत कुछ बताती है, लेकिन ये हमें एयर शो के मूल मकसद के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती है। हम इन शो में जाते ही हैं हैरत अंगेज करतब देखने, इंसान और मशीन को गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देते हुए देखने। ये घटना हमसे एक मुश्किल सवाल पूछती है, प्रदर्शन की उस भव्यता और पायलट की एब्सोल्यूट सेफ्टी के बीच की वो बारीक रेखा कहाँ खींची जानी चाहिए।